देखिए, जो ये चैप्टर है ना, आप के स्कोर को बहुत बढ़ा सकता है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स को लगता है ना, एक दो नंबर से रह जा रहा है एग्जाम, या कुछ स्टूडेंट्स ने टारगेट किया होगा कि अपने को मोर देन 65 प्लस स्कोर करना है, उनको ये चैप्टर दो बार एटलीस्ट रीड करना चाहिए। और प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ो। नोट्स बनाना आज के टाइम में बहुत ही इजी काम है। ठीक है। ऑनलाइन तो सब बना ही ले रहे हैं नोट्स, लेकिन खुद का लिखे रिटर्न में बनाते जाओ। और ये चैप्टर जो है ना, अगर आप इसकी लैंग्वेज जैसा इसने टेक्निकल लैंग्वेज यूज किया है वैसे ही रीड करो। ठीक है। थोड़ा डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे वर्ड्स समझना है। और जो स्टूडेंट जिनको थोड़ा इंग्लिश में जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, या हिंदी मीडियम से हैं, जैसे मेरे टाइप के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो मैं और ज्यादा फोर्स करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। ये चैप्टर ही आपको पार लगाएगा एक बार में। वन अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है। ये चैप्टर आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। यस सर, बताइए। और सर मैं आज 13 चैप्टर रीड कर रहा था। तो मेरे हाँ, को डाउट आया। मतलब हाँ, इसमें लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था कि हाँ, अपन को जो रिसर्च रिपोर्ट के जो राइटिंग है हाँ, उसमें क्रिएटिव प्रोसेस करना चाहिए, ताकि मतलब जो नंबर्स एंड स्ट्रक्चर्स है हाँ, वो कम्युनिकेट करना हाँ, चाहिए। हाँ, 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 तो सर वो अपने को कैसे आइडिया लगेगा कि ये नंबर्स हमने जो अजम्पशन किया है, जो हाँ। अज्यूम किया है वो सही है। नहीं, एंड वो सही है कि नहीं वो तो मार्केट बताता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो इजी रहे कि किसी भी नॉर्मल, यानी कि जिनको रिपोर्ट नहीं पढ़ने आती उनको भी एटलीस्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, कैलकुलेटिव बेस कुछ ज्यादा ना लिख दें। ठीक है। उसके बारे में वहां बात की गई है। जो नंबर्स है उनको हाँ। ऐसा लिखो कि कोई भी कॉमन आदमी उसको समझ सके। ठीक है। और कुछ नहीं है उसका मतलब। यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ लोग नंबर ऐसे, कुछ लोग कमेंट्री करते तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे नंबर्स बताते कि अपने को लगता है क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग बहुत हम्म। सिंपल ढंग से बताते हैं, तो जो सिंपल जितना हो सके उतना सिंपल। इसीलिए उसमें लिखा है, दिख रहा है, क्लियर एंड कॉन्साइज लिखा हुआ है। एक वर्ड है, उससे रिलेट, उससे क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है। तो वो हम्म। वर्ड को ध्यान रखिएगा कि रिसर्च रिपोर्ट में तीन इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। मैं आपको एक मिनट बता दे रहा हूँ फिर से। चैप्टर 13 में जो आपने बोला है, ठीक है, ये यहाँ पे ना चैप्टर जो राइटिंग हाँ होती सर। है, प्लानिंग, हम्म। ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग, ये तो आता ही आता है। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, कहाँ गया, वो तीन वर्ड्स जो थे, क्लियर, सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज करके एक वर्ड है। ठीक है। वो तीन वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है। सिंपल और क्लियर, क्लियर इन्हें सबको समझ में आने चाहिए और समझ में आने चाहिए। ठीक है। और कुछ ओके नहीं है सर। इसमें। हाँ। ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर्स कैसे समझ में आए, वो तो जनरल पब्लिक को भी नहीं समझ में आते बहुत सारे नंबर्स। ठीक है। अपने को ऐसा लिखना है कि सभी को समझ में आए। ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ। और कुछ नहीं है। अच्छा किया हम्म। आपने उसको रिवीजन किया। एंड एटलीस्ट मुझे इतना यकीन है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगा। हाँ। ठीक है। हाँ सर। बाकी ये आज जो, हाँ, हाँ, ये जो आज मैं रेगुलेशन, दूसरा स्टेप, मतलब आज जैसे हाँ, हाँ, आपने कराया वैसे ही हाँ, फॉलो अप हाँ, में हाँ, कर। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं भी अब क्या है ना कि ये सब चैप्टर में पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद एक बार, यानी कि देखो, एज अ टीचर आपको पढ़ के आना होता है। जो टीचर बोलते हैं ना कि मेरे को सब याद है, ऐसा नहीं। आपको पढ़ाना है तो आपको भी तैयार होके आना पड़ता है कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझा सके। मैं तो प्रीवियस 1.5 ईयर से ये वर्कबुक को है उसको मैं लोगों को टीच कर रहा हूँ। और मुझे भी यानी कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातचीत डिस्कस करके बहुत सारा एक्सपीरियंस आया है। ठीक है। तो देखो, मैं कोशिश करता हूँ जितनी सिंपल भाषा में समझा सकूं, लेकिन उतना ज्यादा सिंपल जाऊंगा ना तो आपको क्या होगा पता है,
जो एग्जाम की लैंग्वेज है उससे आप फ्रेंडली नहीं हो पाओगे। ठीक है, हम्म। नोट्स से पढ़ा दिया बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो सिंपल लैंग्वेज में उनके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनकी लैंग्वेज टेक्निकल, जो टेक्निकल वर्ड्स है ना। वर्डिंग्स हाँ यूज होते हैं हाँ हाँ हाँ, जो यहाँ पे ताकि वर्क, हाँ ट्रैप जो, हो जाए इंसान। हाँ हाँ, तो ये जो वर्कबुक में ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, सेम लैंग्वेज में आता है, सिंपल हम्म। नहीं आती उसकी लैंग्वेज। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इससे पढ़ लो। नोट्स तो कोई भी बना सकता है आज के टाइम में, मैं किसी दिन बता दूंगा नोट्स कैसे बनाना, लेकिन अपने वर्ड्स में लैंग्वेज बनाओ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। रूल, रेगुलेशन 4 क्या कहता है? रेगुलेशन 4, ठीक है, क्या है ये? नो इंसाइडर सेल ट्रेड इन सिक्योरिटी, जो लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड है। ठीक है, वेन इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन जो पर्सन ट्रेड कर रहा है, हैज ट्रेडेड इन सिक्योरिटीज, यानी कि उसने सिक्योरिटी में ट्रेड किया है लेकिन उसको पता थी इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसकी उसको क्या माना जाएगा? उसके ट्रेड को प्रेज्यूम टू बी है मोटिवेटेड बाय नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ऐसा इंसान जिसने, जिसको पता है कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिविटी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि पोजीशन उसने लिया हुआ है, फिर भी उसने ट्रेड किया, तो उसके ट्रेड को ये माना जाएगा कि उसको सब कुछ पता था। ठीक है, लेकिन इनसाइडर जो है वो प्रूफ कर सकता है कि मैं इनोसेंस हूं। वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है द सरकमस्टेंस, यानी कि उस सरकमस्टेंस में जो मेंशन्ड है रेगुलेशन में। ठीक है, मैं बोल सकते हैं ना कि मैं तो इनोसेंट हूं, और अपने सरकमस्टेंस बता सकता है कि भैया इस कारण से मैंने ट्रेड किया है जो रेगुलेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, connected person have to stabilize that any trade done by them were not in violation of the regulation, यानी कि जो पर्सन कनेक्टेड है उनको आपको बताना पड़ेगा कि जो भी ट्रेड डन किया गया उसमें कोई भी वायलेशंस नहीं हुआ है, कुछ ऐसा वायलेशन नहीं किया आपने। यस। सर बट इनसाइडर ट्रेडिंग में तो बट ये रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो हम्म। तो मना करती है, बट इफ नहीं, अगर लेकिन, इनसाइडर इफ अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होती भी है हाँ। तो अगर अगर सपोज मेरे को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मालूम है एंड मेरा कोई नोन पर्सन पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है, हम्म। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट दिस? वो अभी आगे देखेंगे अपन, जो कॉन्सिक्वेंस है ना उसको आगे देखेंगे। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर आप पकड़ाते हो तो क्या होता है उसको अभी आने वाले जो स्लाइड्स है और जो पीडीएफ के पेज है उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके ये सर। इस रेगुलेशन 4 में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं सर, नहीं सर। है ना? तो इसके जो है ये पूरी बुक बहुत डिटेल में ये है ना, तो अपन उसको आगे देखेंगे। ओके, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, है ना? ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, ठीक है, ट्रेडिंग अगर कोई इंसाइडर करता है वो डिस्क्लोज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। डिस्क्लोजर इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग बाय सच पर्सन, इमीडिएट रिलेटिव और एनी अदर पर्सन, सच पर्सन ट्रेडिंग डिसीजन परटेनिंग टू इनिशियल डिस्क्लोजर। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है की मैनेजर पर्सनल या डायरेक्टर की पोस्ट में, या बनने वाला है प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, तो उसको भी डिस्क्लोज करना है अपनी होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। जब भी वो अपॉइंट होते हैं एज अ प्रमोटर या मैनेजर या कोई भी डायरेक्टर बनते हैं, विथ इन अ 7 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, 7 दिन के भीतर आपको बताना है। ठीक है, कंटिन्यू डिस्क्लोज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बन गए, आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के और उसके डायरेक्टर बन गए आप, लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं है कि इनसाइडर से बच सकते हो। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करने का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, 7 दिन के भीतर आपको बताना है। ठीक है, और कंटिन्यूस डिस्क्लोजर हैव टू बी मेड इन सच फॉर्म एंड सच मैनर, जो भी बोर्ड स्पेसिफाई करती बोर्ड टाइम टू टाइम, तो आपको बताना है 7 दिन के भीतर। ठीक है, और सेबी
के रेगुलेशन के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट करना है कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर सेटिंग फोर्थ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग अडहियरेंस टू द कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट एम एट प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अपन सीखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर इंक्लूड इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल dissemination of UPSI है ना, to avoid selective disclosure, ensuring information provided to analyst consultant is not UPS, ठीक है, unauthorized price sensitive information by best practice to record the proceeding in meeting with analyst। यानी कि अपने को अगर एनालिस्ट या इन्वेस्टर से मिलते हैं इन्वेस्टर रिलेशन कॉन्फ्रेंस में, तो उसका भी रिकॉर्ड अपने को रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है ना। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रिकॉर्ड करके रखना है कि कहीं हमने वहां पे कोई ऐसे इंफॉर्मेशन लीक कर बोल तो नहीं दी जो प्राइस सेंसिटिव थी। ठीक है, डेसिग्नेटेड पर्सन हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ देयर फंक्शन कैन नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड इट दे आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड यूपीएसआई। जब तक वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। कंप्लायंस ऑफिसर विल डिसाइड व्हेन ट्रेडिंग कैन कमेंस। आपका कंप्लायंस ऑफिसर बताएगा कि आपको ट्रेड कब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेटेड पर्सन में कौन आता है, एनालिस्ट, लॉ फर्म, ऑडिटर, कंसल्टेंट अमंग अदर्स। ठीक है, चाइनीज वॉल, यहां से क्वेश्चन आता है, चाइनीज वॉल। लोग बोलते हैं सर नया कुछ पूछा था चाइनीज वॉल में, बोला नया कुछ नहीं है, आप चैप्टर जो है रेगुलेशन एंड लीगल वाला वो पढ़े ही नहीं हो। चाइनीज वॉल बहुत बार आता है, बहुत सारे स्टूडेंट फोन करते हैं सर चाइनीज वॉल क्या है, क्वेश्चन आया था इस टाइप से। देखो प्रोबेबिलिटी आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने को पढ़ना है चाइनीज वॉल। ऐसा टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन फर्म शेल अडॉप्ट अ चाइनीज वॉल पॉलिसी। वो सेपरेट करती है एरिया को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच रूटीनली हैव एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंसीडर इनसाइडर एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही जगह सेपरेट जगह होती है जहां पे आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रूटीनली एक्सेस करते हैं। ठीक है, अलग होती है वो। ठीक है, जैसे मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट या सेल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या अदर डिपार्टमेंट से वो अलग होती है, जिसको अपन पब्लिक एरिया भी बोलते हैं। सेल, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट को पब्लिक एरिया बोलते हैं। ठीक है, और केवल परमिट होता है एनी डेजिग्नेटेड पर्सन टू क्रॉस द वॉल। जो वॉल होता है यानी कि जो इनसाइडर एरिया है, उसको कौन क्रॉस कर सकता है, कोई डेजिग्नेटेड पर्सन ही, जिसको ऑथराइज है जाना। ठीक है, इनसाइडर एरिया का जो एम्प्लॉय है सेल नॉट कम्युनिकेट एनी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू एनी वन इन द पब्लिक एरिया। ठीक है, तो आपका जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपको पब्लिक एरिया में कम्युनिकेट नहीं करना है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज है इनसाइडर एरिया के, इनसाइड एरिया के, वो फिजिकली यानी कि दूरी बना के रखना है। ठीक है, सेग्रीगेट रहना है पब्लिक एरिया से। ठीक है, डिमार्केशन होना चाहिए वेरियस डिपार्टमेंट एज इनसाइड एरिया में भी इंप्लीमेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म। ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशन में एम्प्लॉय फ्रॉम द पब्लिक एरिया में भी ब्रॉट टू क्रॉस द वॉल। ठीक है, एंड गिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस टू नीड टू नो, यानी कि जिसको जरूरत है उसको नीड टू नो। अगर आपने लास्ट क्लास का अगर रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा नीड टू नो क्या है। द रेगुलेशन ऑल्सो स्टेट करता है कि एनालिस्ट, अगर वो एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइजेशन का और फर्म वाइल प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट ऑफ क्लाइंट कंपनी सेल डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट इन सच कंपनी। अगर आप एनालिस्ट हो, एम्प्लॉयड हो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट में क्लाइंट की कंपनीज का आपको शेयर होल्डिंग एंड इंटरेस्ट इन सच कंपनी को आपको डिस्क्लोज करना है, आपको बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरे पास शेयर्स है कि नहीं है, टू द कंप्लायंस ऑफिसर और एनालिस्ट हु प्रिपेयर द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी शेल नॉट ट्रेड इन कंपनी फॉर 30 days फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सच रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आता है जो दिया है पहले, इनसे पहले आप लोगों में से जितने दिए हो। तो रिसर्च रिपोर्ट, जो एनालिस्ट है जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो ट्रेड नहीं कर सकता उस सिक्योरिटीज में, जब वो प्रिपरेशन कर रहा है सच रिपोर्ट। ठीक है, बना रहे हैं, बन गया, उसके 30 दिन तक नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है,
सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003। ठीक है, उसमें क्या क्या रेगुलेशन में प्रोहिबिट है? फ्रॉडुलेंट, अनफेयर, मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस इन सिक्योरिटीज। ठीक है। और ये कौन से पावर्स, कहां से पावर आती है मिलके मिलती है? सेक्शन 30 ऑफ सीबी एक्ट 1992। ठीक है। और यहां पे कौन सा रेगुलेशन लगता है? 21C। वो डिफाइन करते हैं फ्रॉड को एज अ एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन और कॉन्सिलमेंट कमिटेड टू इंड्यूस अनदर पर्सन और हिज एजेंट टू डील इन सिक्योरिटी। किसी भी दूसरे इंसान को या आप कोई एजेंट को डील करने में सिक्योरिटीज में, तो फ्रॉड नहीं करना है आपको। तो फ्रॉड के लिए बना है ये। फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कई लोग करते हैं ना, उसके लिए। अब इसमें क्या क्या है देखो। A to H, विलफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ। मटेरियल फैक्ट को आपको आपने गलत बता दिया, तो यानी कि जो ट्रूथ है उसको मिस रिप्रेजेंट किया। मटेरियल फैक्ट को आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। ठीक है। सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, आपने सजेस्ट किया है जो कि गलत है। ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग, आप प्रॉमिस कर रहे हो लेकिन उसको आप परफॉर्म नहीं करने वाले हो, वो भी फ्रॉड है। मैं तुमको पैसे दे दूंगा लेकिन आपने दिए, मैं आपको कुछ देने वाला हूं लेकिन नहीं दूंगा, तो वो फ्रॉड है। रेकलेसनेस और केयरलेस मैनर, डिसेप्टिव बिहेवियर। ठीक है। और प्रोहिबिशन, अब ये एच तक है, इसको अच्छे से रीड करिएगा। फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना है। ठीक है। मिस और इंफॉर्मेशन यानी फ्रॉड। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इफेक्ट होती है। मिसलीड होते हैं इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता होता है। मिसलीड नहीं करना है भाई, उनके भी पैसे लगे। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है। बाय सेल और अदर डील कर रहे सिक्योरिटी इन फ्रॉडुलेंट मैनर, बहुत सारे करते ना। अगर आपने अच्छे से केस स्टडीज अगर आप पढ़ोगे या डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे, तो कहीं ना कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की न्यूज आती ही रहती है। ठीक है। यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विथ इशू, परचेस और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी जो लिस्टेड है या प्रपोज होने वाली है, लिस्टेड होने वाली है, ये उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है। और डिसेप्टिव डिवाइस और कॉन्ट्रोवेंस इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफाइज द डी फ्रॉड इन कनेक्शन विद डीलिंग और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी जो लिस्ट होने वाली है। ठीक है। इंगेज इन एनी प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट और वुड ऑपरेट एज अ फ्रॉड। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेबी PFUTP रेगुलेशंस। ठीक है। इसको एक बार पढ़ना है, वैसे यहां से जनरली कभी क्वेश्चन थोड़े बहुत कभी कभार आते हैं। ठीक है। ऐसा एक्ट करना है नोइंग इंडल्ग इन एक्ट विच क्रिएट अ फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट। डीलिंग इज सिक्योरिटी नॉट इंटेंडेड टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप। ठीक है। inducing any person or subscribe to an issue of security for fraudulent security the minimum subscription to such issue of securities। यानी कि जानबूझ के आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, या ऐसा क्या कुछ कांड किया। आईपीओ में भी होते हैं ना फ्रॉड बहुत सारे, वैसा नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू सच इशू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि फ्रॉडुलेंट आपने ले लिया, सिक्योर कर लिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये भी गलत है। और क्या है इसमें? सेलिंग, डीलिंग और प्लेज ऑफ स्टोलन, प्लेजिंग ऑफ स्टोलन, सेलिंग, डीलिंग और काउंटरफिट फ्रॉडुलेंट इशूड सिक्योरिटीज, यानी कि आपने कई बार डुप्लीकेट भी पहले इशूड होते थे सिक्योरिटीज। ठीक है। आपको किसी ने प्लेज किया है सिक्योरिटीज, उसको आपने यानी कि कहीं प्लेज में पड़ा हुआ है, उसको किसी ने चोरी कर लिया, इस टाइप की भी बातें हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन वाला है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होता है? चैप्टर 3 ऑफ सेबी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन 2003 related to investigation of transaction of nature described above, in particular regulation 8(1), it shall be duty of every person who is under investigation to produce book or a document that may required by the investigating authority। यानी कि जो भी बुक, अकाउंट या डॉक्यूमेंट आपके से मांगा जाएगा आपको देना है। और फर्निश करना स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन दैट इज सॉर्ट।
अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिंग अथॉरिटी पर्सनली व्हेन रिक्वायर्ड टू डू, आपको आना पड़ेगा जब बुलाएंगे, और आंसर देना पड़ेगा जब वो पूछेंगे जो भी क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो ए और बी दो होता है। अगर आप सेबी में विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन द सब सेक्शन 12283 ए, इसको पढ़ लेना, वैसे आता नहीं है। आपको क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन होती है ना, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज फाउंड टू बी प्राइमा फेसी फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सस्पेंड कर देती है ना सिक्योरिटी में ट्रेडिंग। रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, आपको सिक्योरिटी मार्केट एक्सेस करने बंद कर देगी, आपको एक्सेस करना प्रोहिबिट कर देगी एनी पर्सन एसोसिएट विद सिक्योरिटी मार्केट टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटी। सस्पेंड कर देगी ऑफिस बियरर को ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर पाए गए तो आपको आप ऑफिस में काम करते हो, आप भी जाओगे तेल लेने, ठीक है, फॉर फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, ठीक है। इम्पाउंड और रिटेन द प्रोसीडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करिएगा। डायरेक्ट और इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएट विद सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर नॉट डिस्पोज ऑफ अलायंस इन असेट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड ट्रांजेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बॉस, ये पेज नंबर 268 का A to F पढ़ लेना इसको, क्योंकि यहां से कई बार केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। आपको क्या कर सकता है, एज अ इंटरमीडियरी इशू अ वार्निंग और सेंस्योर, सस्पेंड द रेजिग्नेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये काम भी कर सकते हैं वो, अगर आप इंटरमीडियरीज हो, ठीक है, बीच के पर्सन हो, बिचौलिया जो होते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है वो है सेबी का आरए क्या करता है, आरए का काम क्या है, उसका रूल रेगुलेशन क्या बना है, ठीक है। तो देखो, टाइम एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टाइमली मीन्स समय में, और अच्छा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको अगर मिलता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में, इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होता है फिर, अगर आपको समय पे और सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कंसिडरिंग द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो वॉल्यूम ज्यादा होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, तो एक इन्वेस्टर को डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना या ग्रास्पिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पे रोल शुरू होता है आरए का। वो स्टडी करते हैं कंपनी इंडस्ट्री, एनालाइज करते हैं रॉ डेटा, रॉ डेटा है ना बहुत सारे रॉ, उसको आपके लिए एकदम बढ़िया पका वका के देते हैं, ये लो सर, ये मेरा रिसर्च है, देख लो पढ़ लो। और फोरकास्ट करते हैं रिकमेंडेशन की बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी टू देयर क्लाइंट, इन्वेस्टर ऑफन व्यू एनालिस्ट एज अ एक्सपर्ट। अगर आप एनालिस्ट हो तो आपको क्या मानता है मार्केट, एक्सपर्ट हो, अन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी दे रिव्यू एंड ऑफन रिलाई ऑन देयर एडवाइस, ठीक है। अगर आपका मार्केट में बनता है, अगर आपको एज अ एक्सपर्ट माना जाता है, तो आपकी इंफॉर्मेशंस को लोग रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे, और आपकी एडवाइस को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, कई बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पैदा होता है, ठीक है, कि जो आपने जो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो जो भी आपने एनालिस्ट रिपोर्ट दी है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, अनबायस्ड ओपिनियंस है कि नहीं है। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर एंड इनहेंस कॉन्फिडेंस इन मार्केट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इन्वेस्टर है तभी मार्केट है, ठीक है। इनहेंस कॉन्फिडेंस इन मार्केट, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या काम होता है कि आइडेंटिफाई करना और डील विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडीड एफर्ट ऑफ एड्रेस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च बाय सिक्योरिंग इज ट्रूली अ ग्लोबल वन, ठीक है। तो रेगुलेटर इज ऑलमोस्ट ऑल डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी प्रपोज और इंप्लीमेंट न्यू रूल फॉर रिसर्च रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कौन सी रिपोर्ट होती है, IOSCO ऑन एड्रिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सितंबर 2003, और उसने कुछ प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब किए, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म देख लेना, वैसे नहीं आता है। IOSCO, कुछ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कुछ होगा, ठीक है। मैकेनिज्म, एक एक काम करता हूँ, देख ही लेता हूँ मैं, ठीक है। वैसे भू IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने एक जो प्रिंसिपल बनाए हैं, मैकेनिज्म शुड एग्जिस्ट दैट एनालिस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट डू नॉट प्रियोरिटाइज देयर रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस। क्यों ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं कि एनालिस्ट की ट्रेडिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनके रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस को, यानी कि अनबायस्ड तो नहीं बना रहे हैं, यानी कि वो उनका उनका इंटरेस्ट है उसमें, उस कंपनी में, तो कुछ उनके रिसर्च को अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। Mechanisms should exist that analyst research and recommendation are not prioritized by the trading activity or financial strength on business relation of firm that employ them। जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं या जहां पे उनकी नौकरी है या ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसके कारण उनका मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। Reporting line of analyst and their recommendation arrangement should be structured to eliminate or severely limit actual and potential conflict of interest। Firm that employ analysts should stabilize written internal procedure and control to identify, eliminate, manage and disclosure actual and potential conflict of interest। ठीक है। तो जो भी फर्म एम्प्लॉय करती है एनालिस्ट को, वो रिटर्न इंटरनल प्रोसीजर बनाती है और कंट्रोल टू आइडेंटिफाई, एलिमिनेट और मैनेज एक्चुअल और पोटेंशियल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए उनका एक इंटरनल प्रोसीजर होता है। Undue influence of issuer, institutional investors and other outside party upon analyst should be eliminated or managed। तो ये इंटरनेशनल रूल है ना। एनालिस्ट को हाई इंटेग्रिटी स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, और इन्वेस्टर एजुकेशन शुड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग एनालिस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टर को एजुकेट करने से भी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग सेबी का जो रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014 का जो आया है, वो कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, तो देश रेगुलेशन और अमेंडमेंट सेट फोर्थ रिक्वायरमेंट टू फॉस्टर ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटी रिसर्च, ठीक है। ट्रांसपेरेंटी, ऑब्जेक्टिविटी, फॉस्टर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ मोर रिलायबल, यानी कि ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा उपयोगी इंफॉर्मेशन टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रेगुलेशन के, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहां से जो इंडिया का जो रूल लागू हुआ ना 269, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेशन क्या है, किसको एप्लीकेशन, रेगुलेशन 3 में एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। तो कोई भी आदमी अपने आप को ऐसा रिसर्च एनालिस्ट नहीं बोल सकता जब तक उसके पास सेबी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट ना हो। सेबी ने उनको जब तक सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं दिया तब तक वो अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट नहीं बोल सकता, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन एक्टिंग एज आरए और रिसर्च एंटाइटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन में कंटिन्यू टू डू सो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। फॉर सच कमेंसमेंट और इफ हैड मेड एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सब रेगुलेशन 2 विद द सेट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीना, टिल द डिस्पोजल ऑफ सच एप्लीकेशन, ठीक है। और सेकंड, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एएमसी, फंड मैनेजर जो इशू करते हैं आरए रिपोर्ट और सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट आरए टू पब्लिक, और डायरेक्टर और एम्प्लॉय हु मेक पब्लिक अपीयरेंस shall not seek required to seek registration अंडर रेगुलेशन 3। ये भी सब्जेक्ट है कंप्लायंस ऑफ चैप्टर 3 ऑफ दिस रेगुलेशन। कौन कौन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एएमसी, ठीक है। इनके पास फंड मैनेजर, फंड मैनेजर का भी एक अलग होता है रूल लाइसेंस। Provided further, any principal officer, person associated with research service, partner of RA, which is registered under this regulation, shall not to require to seek registration under regulation 3। रेगुलेशन 3 के अंडर इनको, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। सब्जेक्ट टू कंप्लायंस, यानी कि आपको कंप्लायंस फॉलो करने होंगे। कंप्लायंस विथ रेगुलेशन ऑफ 7 ऑफ RA रेगुलेशन, ठीक है।
एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रेजिस्टेंस वो कैसे बनना चाहिए, एज स्पेसिफाई इन फर्स्ट शेड्यूल टू दिस रेगुलेशन एंड शैल बी अकम्पनीड बाई नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, जो रिफंड नहीं होती, आपको लाइसेंस मिले या मत मिले, रिफंड नहीं होगा। अब इशू कैसे होता है, इशुएंस ऑफ आरए बाई अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको कैसे मिलेगा लाइसेंस, अब इसके बारे में पहले बात हो गई है। तो एनी पर्सन जो कि बाहर है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंगेज है आरए रिपोर्ट में और आरए एनालिसिस में, यानी कि रिसर्च एनालिसिस में, इन रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी जो लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड होने वाली, तो वो एग्रीमेंट में जाते हैं, इन एग्रीमेंट विद द आरए और आरए एंटाइटी रजिस्टर्ड अंडर दिस रेगुलेशन, उसके साथ एग्रीमेंट में जाते हैं। ठीक है, तो उनको मिल सकता है। ठीक है, एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द आरए और आरए एंटाइटी रजिस्टर्ड अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, फिर रेगुलेशन 5 क्या है, फर्निशिंग ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेबी क्या बोलता है कि आपको रिक्वायर है एप्लीकेंट टू फर्निश फर्दर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन फॉर पर्पस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फाइल अंडर सब्स रेगुलेशन ऑफ 2 ऑफ रेगुलेशन 3। ठीक है, द एप्लीकेंट और हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सो रिक्वायर्ड शैल बी अपेयर बिफोर सेबी फॉर पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपको प्रेजेंट भी होना पड़ सकता है सेबी के सामने। ठीक है, और आपको जो भी एप्लीकेंट हो, जो भी इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन आपको बताया गया है सेबी को रिक्वायर्ड है, उसको आपको फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेंट और एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, चाहे फॉर द पर्पस टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट, आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको क्या हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअल हो कि बॉडी कॉर्पोरेट हो या पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप या जो भी पर्सन एसोसिएट है आरए सर्विस से, वो अप्रोप्रिएट क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होने चाहिए एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन 7। ठीक है, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट भी हो तब भी आप पूरे अच्छे पढ़े क्वालिफाइड और सर्टिफाइड होने चाहिए एज स्पेसिफाई इन रेगुलेशन 7। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तब भी आप क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होने चाहिए। रिसर्च एंटाइटीज भी हो तब भी आप क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होने चाहिए एज स्पेसिफाइड बाई आरए। तो देखो ये है तो सब एक ही चीज, लेकिन रेगुलेशन 7 ही क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की बात करता है। आपको एज अ एप्लीकेंट आपको फिलफिल करना होगा डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, जो भी और वो रिक्वायरमेंट कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, रेगुलेशन 8 में। कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं आपको आरए बनने के लिए। ठीक है, आप एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, या एसोसिएट विद आरए सर्विस, अगर आप फिट हो, इफ एनी आर फिट प्रॉपर पर्सन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2008। ठीक है, अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय से आ रही, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, कि आप एज अ आरए की जितनी भी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज कर पाओगे कि नहीं। वेदर द एप्लीकेंट और एनी पर्सन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद एप्लीकेंट हैज पास्ट बीन रिफ्यूज्ड बाई सर्टिफिकेट बाई सेबी, यानी कि आप एज अ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपने एप्लीकेंट थे और आपको सर्टिफिकेट देने से रिफ्यूज कर दिया गया, और उसका ग्राउंड क्या था। ठीक है, क्यों रिफ्यूज किया गया था, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया गया था सेबी के द्वारा या अनदर रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, एप्लीकेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट और रूल और रेगुलेशन। अगर बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज अंडर रेगुलेशन 14 प्रोवाइड द एग्जिस्टिंग आरए एंड आरए एंटिटी शैल बी डीम्ड टू बी इनलिस्टेड विद सच अ बॉडी एंड बॉडी कॉर्पोरेट फ्रॉम डेट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बॉडी। यानी कि आप अगर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बना रहे हो या बॉडी बना रहे हो कुछ, ठीक है, तो प्रोवाइडेड फर्दर डेट एप्लीकेंट हुज एप्लीकेशन इज रिसीव बिफोर द डेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बॉडी अंडर रेगुलेशन 14 हु इज ग्रांटेड द, ये आ सकता है ना, ये आता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए।
XI, इसको याद रखिएगा। तो ग्रांट द सर्टिफिकेट आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बॉडी शेल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी इनलिस्टेड विद सच अ बॉडी और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा कि यानी कि अगर आप RA हो, एग्जिस्टिंग हो, लेकिन आपको इनलिस्ट होना है ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसके क्या रूल है, तो रेगुलेशन 14 आता है वहां पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन? अभी तो कुछ चेंज हुआ है, देखो, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन यूनिवर्सिटी, या आप CFA हो, चार्टर्ड फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट, या आप रिलेवेंट सर्टिफिकेट है फ्रॉम द NISM और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो कि एक्रेडिटेड बाय NISM है, या और लिखा है ना यहाँ पे, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका अटेंड है इन सिक्योरिटी मार्केट फ्रॉम NISM। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये रेगुलेशन 7 की बात हो रही है ना यहाँ पे, जो रेगुलेशन 7 की यहाँ पे बात किया गया था अपन ने, क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफाइड जो है, ये रेगुलेशन 7 है जो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है RA अंडर दिस रेगुलेशन, अ प्रिंसिपल ऑफिसर, और इंडिविजुअल RA, इंडिविजुअल एम्प्लॉय, पर्सन एसोसिएट विथ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, वो आपके पास फ्रेश NISM सर्टिफिकेट है कि नहीं, या आपके पास है तो वह एक्सपायरी तो नहीं हो गया, आपकी वैलिडिटी तो है ना सर्टिफिकेट की, जो कि 3 साल की होती है ना, जैसे अगर आप पास करते हो, पास करने के 3 साल तक वो वैलिड होता है। 3 साल के बाद आप वापस से या तो उसे रिन्यू कर सकते हो, अगर वो एक्सपायर्ड हो गया तो आपको दोबारा फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, डिपॉजिट कितना मेंटेन करना पड़ता है, जो भी सेबी स्पेसिफाइड करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और डिपॉजिट मेंटेन कैसे होता है, इन फॉर्म ऑफ मैनर जो भी स्पेसिफाई होती है सेबी के द्वारा। डिपॉजिट सेल बी मार्क लीन होता है, गिरवी होता है, इन फेवर ऑफ बॉडी और मार्केट कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज बाय सेबी फॉर पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन ऑफ RA इन अकॉर्डिंग विथ रेगुलेशन 14 ऑफ RA एनालिस्ट रेगुलेशंस। ठीक है, जो भी आपका होगा डिपॉजिट, ठीक है, प्रोवाइड सच डिपॉजिट इज अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। अब डिपॉजिट क्यों लेते हैं, कि अगर आपने कोई ऐसी ड्यूटी एज अ RA, ठीक है, आपका कोई ड्यू बाकी है तो वो ले लेंगे, आर्बिट्रेशन में अगर आपके पास पैसे नहीं रहे तो ले लेंगे, कॉन्सिलेशन में ले लेंगे, ऑनलाइन डिस्प्यूट में अगर आपने कुछ गड़बड़ हो गई, आपके पास पैसे नहीं है, तो वो डिपॉजिट से लेके उनको दे दिया जाता है। ठीक है, और RA को डिपॉजिट कौन से फॉर्म में करना है, या तो यूनिट ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड, या ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, या आपको डिपॉजिट मेंटेन करना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा ना, ये आता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपको डिपॉजिट करना है, या तो लिक्विड होना चाहिए फंड, ऐसा नहीं कि ऐसी जमीन का कागज दे दिया बिक नहीं रहा है वो, फिर तो लिक्विड फंड होने चाहिए ना। फिर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, सेबी अगर सेटिस्फाइड है, आपने पूरे रिक्वायरमेंट पूरे कर दिए इन रेगुलेशन 6, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म बी ऑफ RA और इन फॉर्म C एज अ पार्ट टाइम। अगर पार्ट RA हो तो फॉर्म बी में मिलेगा, और पार्ट टाइम RA हो तो फॉर्म C में मिलेगा। ठीक है, इन केस में भी अंडर फर्स्ट शेड्यूल सब्जेक्ट टू सच टर्म कंडीशन सेबी में डीम और फिट एंड अप्रोप्रिएट, अगर आपको लगता है कि वो फिट हो और अप्रोप्रिएट हो आप तब। ठीक है, अगर आपने सेबी के द्वारा बताई गई सभी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया है तब। ठीक है, और आपको फॉलो भी करना पड़ता है, सर्टिफिकेट आपको ग्रांट होता है अंडर दिस रेगुलेशन, और जो भी कंडीशन अगर सेबी स्पेसिफाइड करती है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, सिंपल सी चीज है कि आपने रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो किया है तो आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। ठीक है, आपने एग्जाम अच्छे से दिया है, ठीक है, इंटरव्यू अच्छे से दिया है तो जॉब लगेगी। ठीक है,
और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में एक चीज भूल गया था कि लीन इन फेवर ऑफ RAASB। ठीक है, इसके नाम से लीन होता है, लीन इन फेवर ऑफ RAASB। ठीक है, जो शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होता है या जहां भी डिपॉजिट होता है, ये लिक्विड फंड में डिपॉजिट होता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में या ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में, तो वो भी डी लीन्ड होता है, लेकिन नाम क्या होगा, RAASB। पीरियड ऑफ वैलिडिटी यानी कि रेगुलेशंस 9 के अंडर आपका वैलिडिटी क्या है, जब तक सस्पेंड नहीं हो जाता या कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा। रिन्यूअल क्या है, अगर आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है सेबी के द्वारा, ठीक है, तो सेबी RA एक्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2016 shall be deemed to have been granted as certificate of registration subject to payment of fees and prescribed in schedule 2 of this regulation। तो फिर से रिन्यू हो जाता है। प्रोसीजर वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिफ्यूज, तो रेगुलेशन 3 के अंडर सेबी इज ऑफ ओपिनियन ऑफ सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेशन। अगर वो रिजेक्ट कर देती है, इट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड। यानी कि रिजेक्ट करती है लेकिन उससे पहले क्या करती है, उनकी बातें सुनती है, रीजन जो है अपॉर्चुनिटी एक देती है उनको कि भैया हम आपकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, इट मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी कि उनको सुनने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ द बोर्ड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन सब शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है तो उसकी कम्युनिकेशन एप्लीकेंट को विथ इन अ 30 days ऑफ सच डिसीजन दी जाती है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो उस दिन से आप RA नहीं कहलाओगे, सीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन 12। जितने भी RA से रिलेटेड, ठीक है, तो RA से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं सब इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। अगर आप इतने इंटरेस्टेड हो कि आपको RA बनना है आगे चल के, तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ता है ना, पढ़ना ही है। लोग इसको पढ़ो अच्छे से डिटेल में। कुछ चीजें अगर आप स्किप कर सकते हैं, जो जो मैंने बताई इंपॉर्टेंट है उसको तो स्किप गलती से मत करना बॉस। ठीक है, अब IBC जो अपन ने पढ़ा था, IBBI एक पढ़ा था ना अपन ने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, ये कब का है, 2016 का है। एक्ट दैट कंसोलिडेट ऑल लॉ रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीजिंग अगेंस्ट कंपनी पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल। ठीक है, और ऐसा अनडिस्प्यूटेड अमाउंट जो 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। ठीक है, और फिनेंशियल क्रेडिटर वन हु रिसीव कंसिडरेशन अगेंस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट इटसेल्फ कैन बी इनिशिएट द प्रोसीडिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट खुद भी बोल सकता है कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, तो उनकी प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात किया गया। और अपॉइंट को क्या क्या किया जाता है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो दोनों के बीच बातें करता है। ठीक है, उसी के बारे में है। और IBC को अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग कितने दिन में कंप्लीट करनी है, 180 डेज में। ये जितना इंपॉर्टेंट चीज है यहां से मैं बता रहा हूं, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, तो याद रखना। ठीक है, ये चीजों को याद रखना आप। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर RA। ठीक है, ऑनेस्ट और गुड फेथ, फिर देखो अपन ने चैप्टर 1 भी पढ़ा, चैप्टर 13 भी पढ़ा और चैप्टर 14 भी, तो RA के बारे में ही तीनों चैप्टर में बात हो रही है, तो एक दूसरे से उन चैप्टर्स को को रिलेट करो। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि आपको ऑनेस्ट और गुड फेथ में काम करना है। अगर आप रिसर्च कर भी रहे हो तो ऑनेस्टी और गुड फेथ में करना है। डिलीजेंस, ठीक है, ड्यू स्किल होनी चाहिए, केयर एंड डिलीजेंस के साथ करना है, डिलीजेंस। ठीक है, और एनालिसिस आपको रिपोर्ट करना है आफ्टर थारो एनालिसिस, यानी बहुत अच्छे से रीड पढ़ के एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बता दिया, ऐसा हल्का काम नहीं चलता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका है तो उसको भी आपको मेंशन करना है, अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना है। इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग, ठीक है, कोई भी फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको या आपके एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं रहना है। ठीक है,
कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रहनी चाहिए रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना है। कंप्लायंस आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट of RA entity shall bear primary responsibility of ensuring maintenance of appropriate standard code and adherence to proper procedure। तो ये 8 जो है ये तो कभी भी पूछा ही जाएगा एग्जाम में, या तो आपको पता भी हो